हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्पोर्ट किंग इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको स्पोर्ट किंग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है जो कॉटन यान वगैरह मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे सिंथेटिक यान, जो ब्लेंडेड यान होता है, और जो फैब्रिक्स और गारमेंट्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इन वे आप देखोगे तो कपड़े के बिजनेस में ये कंपनी हमें नजर आती है। लेकिन अगर मैं कंपनी के मेन कस्टमर्स की अगर मैं बात करूंगा तो ज़ारा हो गया, H&M हो गया, फिर उसके अलावा जो स्पेंसर, ये जो कंपनी है, ये तीनों में कंपनी के मेन कस्टमर्स नजर आते हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे इन कंपनीज से कंपनी का 20% का रेवेन्यू हमें नजर आता है। तो देखिए, एक मुझे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि इनका जो कस्टमर बेस है वो देख के मुझे ये लगा कि देखिए, जिस तरीके से हमारी लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, अगर आप देखोगे जिस तरीके से उनका स्पेंडिंग बढ़ रहा है, खास करके ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनने का आजकल जो पैटर्न चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार जाके शॉपिंग कर ली तो ऑलमोस्ट मैं तो आजकल जितने भी लोगों को देखता हूँ तो लगभग 2 से 3 महीने में वो लोग वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे लोगों की इनकम भी आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली स्पेंडिंग यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इनके जो क्लाइंट्स है, यानी कि जो ज़ारा है, अगर उनका ही बिजनेस अगर आने वाले टाइम पे ग्रो होने वाला है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी का बिजनेस भी हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी का मार्केट कैप अभी लगभग 1100 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें नजर आता है, जो कि देखा जाए एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 2.83 का पी रेशियो है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा भी चेंज हुआ है। अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4-5 के पी रेशियो में वहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल के अंदर अगर आप देखोगे इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है, तो वहाँ पे किसको 12 का पी रेशियो दोगे, आप किसका 20 का पी रेशियो दोगे, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज है। और यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे इतनी ज़्यादा कंपनीज अगर लिस्टेड होगी वहाँ पे डेफिनेटली आपको 25-30 के जो नॉर्मल पी रेशियोज होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आप टॉप 5 या 6 कंपनीज में अगर आप आओगे तो हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन मार्केट दे देगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी मुश्किल वो रहता है। हाँ, मेरे ख्याल से जो रिटर्न रेशियोज के नंबर है वो भी इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि देखिए अभी लगातार री इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी। जो भी अभी जो कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह होंगे तो उससे लगातार रिटेन अर्निंग्स में वहाँ पे जब होगा तो आने वाले टाइम पे ये नंबर में कम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लगातार अगर आप देखोगे तो ये नंबर पे आपके प्रॉफिट को ग्रो कर पाना ये मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल रहेगा। अगर ये लगातार अगर आप री इन्वेस्ट करके इतना प्रॉफिट अगर आप बनाओगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ये जो स्टॉक प्राइस है वो हर साल आपको 70-80% बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 578 रुपीज की यहाँ पे बुक वैल्यू, यानी कि अराउंड 1.4 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो 2021 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर कंपनी का कम हुआ था, लेकिन देखिए वहाँ पे 5 से 6 महीने कोई बिजनेस एक्टिविटी हमने नहीं देखी थी। अराउंड 2 महीने का हमने लॉकडाउन देखा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये फर्क पड़ा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी बुरी थी। लगभग अगर आप देखोगे 20-10 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के आ रहे थे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का था। लेकिन पिछले साल कंपनी ने एक ईयर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 410 करोड़ के नेट प्रॉफिट कमाया है, और लगभग 2100 करोड़ के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें नजर आते हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो मोर देन 50% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छी है। लेकिन ऐसा है कि इससे बेसी कंपनी ने इतनी ग्रोथ दिखाई है, तो अगर आप बाकी कंपनीज की भी अगर हम बात करेंगे, नितिन स्पिनर्स हो गया, फिर उसके अलावा ट्राइडेंट हो गया, इन कंपनीज की भी अच्छी ग्रोथ हमें नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जितना रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही थी उतनी कंपनी की फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट थी, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के पास में कुछ ज़्यादा बचे नहीं रहा था। लेकिन अभी जो कोविड के बाद में अगर हम देखेंगे जिस तरीके से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के यहाँ पे बढ़े हैं, ये देखिए 321 करोड़ से अभी अगर आप देखोगे 606 करोड़ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स आ चुके हैं। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे जब कोविड की फर्स्ट वेव वाला क्वार्टर कंपनी का खत्म हुआ था, उसके बाद से ऑलमोस्ट यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर डबल हो गए हैं। और लगातार अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी हमें लगातार यहाँ पे देखने को मिली है। ये पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें कम होती हुई नजर आई
है अराउंड 20% से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर कम हुए हैं, लेकिन अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे अराउंड 2% से बढ़ता हुआ नजर आया था। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्या चेंज हो गया, तो देखिए जिस तरीके से कॉटन के प्राइसेस बढ़े हैं, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा है, लेबर कॉस्ट बढ़ा है, क्योंकि वजह से यहाँ पे फर्क पड़ा है। क्योंकि देखिए अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो मेन यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी बढ़ता है, लेबर कॉस्ट के अलावा जो पावर कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें कंपनी के लिए प्ले आउट हुई है। और आने वाले और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, खास करके इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ये नज़र आती है। तो वहाँ पे डायरेक्टली जो क्लाइंट है उसको पास ऑन करने में भी इतना ज़्यादा आसान नहीं रहता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो वो वहाँ पे इजीली कुछ ना कुछ करके वहाँ पे पास ऑन कर देती है, लेकिन यहाँ पे छोटी कंपनीज के लिए ये प्रॉब्लम्स रहती है। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इतने लो वैल्यूएशन पे ये जो इंडस्ट्री हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो ये मुझे काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 69.18% से अभी 74.15% की होल्डिंग हमें प्रमोटर्स की नजर आती है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो बीच में यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर्स की कम हुई थी, लेकिन वो फिर से यहाँ पे आ चुकी है। देखिए डेफिनेटली अगर आप देखा जाए तो लगातार अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वो अपने बिजनेस को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होंगे, या फिर उनको लग रहा होगा कि यार आने वाले टाइम पे अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी है, तो क्यों ना हम भी इसमें स्टेक लेके यहाँ पे उसका पूरा यहाँ पे इंजॉय करें। पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से आपने पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और देखिए जब प्रमोटर की होल्डिंग अगर 15-20% है तो वो अगर 25-30 हो जाती है तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑलरेडी प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे 69% पे, और जब ये नंबर 74 पे आ जाता है तो ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। अब बाकी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एफआईएस के पास में होल्डिंग हमें नजर आती है, बीच में यहाँ पे पब्लिक के पास में हमें होल्डिंग नजर आती है। पहले एफआईएस ने यहाँ पे थोड़ा स्टेक लिया था, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे निकल चुके हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ पब्लिक की ही इन्वेस्टमेंट है, इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये भी मुझे दिखाता है कि वो ये टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री वो वहाँ पे जो एफआईए और डीएल है वो इतने पॉजिटिव हमें नजर नहीं आते हैं। अब देखिए अगर हम पिछले कुछ सालों से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 10 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नजर आता है। हर साल ये कंपनी ने पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है, वो काफी अच्छी बात हमें नजर आती है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 से 3 सालों में ये कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा का ये कंपनी री इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर आप देखोगे 2019 में कंपनी ने 106 करोड़ का री इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे 142 करोड़ का किया है और यहाँ पे 103 करोड़ का किया है। देखा जाए ये काफी अच्छी बात हमें नजर आती है। और ये कंपनी अभी थोड़ा बहुत डेट वगैरह भी कंपनी ने लिया है, लेकिन ज्यादा डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, तो वो एक अच्छी बात हमें नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से अगर आप लगातार री इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ कहलाती है। अगर आप फाइनेंसिंग से अगर आप अपने री इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो देखिए 881 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। 5 साल में काफी फिनोमिनल रिटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। 5 रुपए का लो में यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी 881 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। 2000 का हमें हाई नजर आता है, यानी कि मोर देन 50% का करेक्शन यहाँ पे ऑल टाइम हाई से हो चुका है। यहाँ पे ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो चीजें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। लगभग अगर हम कंपनी के 80-90 करोड़ के पर क्वार्टर के प्रॉफिट के जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का 20% से नेट प्रॉफिट गिर गया था, उसके हिसाब से भी अगर हम बेस मान के चलते हैं तो लगभग 300 से 350 करोड़ के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के हो सकते हैं। तो उस पॉइंट विषय अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 से 5 का पी रेशियो हमें कंपनी का नजर आता है, तो वो एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। लेकिन देखिए एज अ होल ये पूरा जो टेक्सटाइल सेक्टर है यहाँ पे डिमांड और काफी ज्यादा एक तरीके से मुझे तो ये सेक्टर भी साइक्लिकल नजर आता है। लेकिन देखिए एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो चाइना में जो चीजें हो रही है तो वहां पे जिस तरीके से जो बाहर की कंपनीज हैं उनको भी लग रहा है कि उन्हें चाइना से कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल में जो पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो मेरे ख्याल से मेन रीजन वो मुझे यही नजर आता है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये कंटिन्यू होगा। थोड़े से रेवेन्यू के नंबर कम हो सकते हैं, थोड़ा मेरे ख्याल से वो लोग कई और से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो थोड़ी अर्निंग विजिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रोथ यहाँ पे फिर भी यहाँ पे आने वाले टाइम पे रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको टेक्सटाइल कंपनी में एलोकेशन लेना है तो उसमें से ये कंपनी में आप एलोकेशन ले सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरे ख्याल से पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हो और अगर एज अ सेक्टर अगर टेक्सटाइल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां पे मेरे ख्याल से ये कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी।
लेकिन एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं कि हम ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तरीके से हमें इतनी एक्साइटिंग इंडस्ट्री नज़र नहीं आती है और काफ़ी लो वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करती है। और ऐसा रहा है कि बहुत टाइम से ये कंपनी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, और अगर कुछ भी इन्हें कुछ अच्छा नज़र आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव डेट ये कंपनी ले लेती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सेक्टर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि स्पोर्ट किंग इंडिया के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।